Hello everyone. So in this particular video, we'll discuss about जो दिसंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे लाइफ साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो इकोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब ये एक स्पेसिफिक थ्योरी है, ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी, ठीक है। ये तो चलो उसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ, तो ये तो एक बार आपको देखना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द टेबल बिलो represent some protein modifications in column X and their functions in column Y। अब यहाँ पर आपके सामने चार मॉडिफिकेशंस हैं और चार फंक्शन हैं, पाल्मिटोइलेशन, पॉलीसुमोलाइजेशन, देन वी हैव ग्लिसरोफॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंड वन वी हैव दैट इज मैनो 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें से देखो मैनो 6 फॉस्फेट, ये हमने बेसिकली कहाँ पर पढ़ा था, जब भी हम किसकी बात करते हैं, लाइसोसोमल टारगेटिंग, वो प्रोटीन जो बेसिकली लाइसोसोम का पार्ट बनते हैं, उनके ऊपर कौन सी मॉडिफिकेशन होती है आपकी, उनके ऊपर आपका मैनो 6 फॉस्फेट लगा होता है, ठीक है। तो डी का तो 3 होना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन, ठीक है। ये जनरली किस में हेल्प करता है आपका, ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन एंकरिंग के अंदर, ठीक है। पॉलीसुमोलेशन, ये जब भी वर्ड आता है दिस इज रिलेटेड टू द डिग्रेडेशन, जब भी प्रोटीन की डिग्रेडेशन, और पाल्मिटोइलेशन प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, इसका ए का दे रखा है 2, अच्छा पाल्मिटोइलेशन दे रखा है इन्होंने, मेम्ब्रेन एंकरिंग ना, ए का 2, बी का 1, बी क्या आपका इसमें ये डिग्रेडेशन ही है, बी का 1, ठीक है। सी का 2, अच्छा दोनों का ही 2 दे रखा है, और डी का 3, ए का भी 2 दे रखा है, सी का भी 2 दे रखा है। पाल्मिटोलेशन और जो आपका ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइनोसिटोल, ये दोनों के दोनों किसमें हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन एंकरिंग में, पॉलीसिमुलेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन, और मैनो 6 फॉस्फेट आपका लाइसोसोमल टारगेटिंग, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, मतलब इसमें से मेम्ब्रेन एंक इसमें ये सॉरी जो प्रोटीन फोल्डिंग में से इसका किसी का भी रोल नहीं बता रखा, तो पाल्मिटोलेशन एंड जो आपका ग्लिसरोफॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है। मतलब ये सिंपल आपका, इसके अंदर सिंपली आपको क्या ध्यान रखना होता है कि किस मॉडिफिकेशन का क्या रोल है, ठीक है। इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैच, मतलब कहीं प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एएलयू एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है आपका, एएलयू एलिमेंट्स। जब भी एएलयू एलिमेंट्स, ये हमने कहाँ पर पढ़े थे, ट्रांसपोजोन्स में, ठीक है। और जब भी एएलयू एलिमेंट्स की नाम आती है तो ये हमें पता है कि ये साइंस, ये किस में आते हैं आपके, साइंस में, ठीक है। सो एएलयू एलिमेंट्स आर ए क्लास ऑफ शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। साइंस आर ऑटोनोमस, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाइंस ऑटोनोमस होते हैं, जो साइंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट गलत है। ALU repeat originated from cDNA copies of 7 SLRNA, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बी तो आपका देखो पक्का गलत है, अगर आप नीचे कॉम्बिनेशन देखोगे तो ए और बी दोनों कॉम्बिनेशन में आपका बी है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन में क्या दे रखा है आपका बी, तो बी स्टेटमेंट तो आपकी पक्की क्या है, गलत है। तो
बाकी ये ALU रिपीट्स हैव ए रिलेटिवली हाई ET कंटेंट, ठीक है, और ये जनरली जीन पुअर जी क्रोमोसोम बैंड्स में होते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, ठीक है, तो इसमें A और C आपका करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन आया था कि फॉलोइंग आर मार्कर एंजाइम्स दैट वुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई करेक्ट सबसेलुलर फ्रैक्शन। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एसिड फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड कैटालीज, ठीक है। देखो कैटालेज तो आपको कहाँ पर मिलेगा, कैटालेज तो पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के अंदर हमने पढ़ा था कैटालेज होता है, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज होता है, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता है, तो कैटालेज पेरोक्सीडेज ये सब पेरोक्सिसोम में होते हैं, तो डी का तो 4 है। एसिड फॉस्फेटेज का काम होता है डिग्रेडेशन का, तो ये भी कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हमने एक तो डी का हमने क्या लिखा है, डी का 4, ठीक है, तो डी का 4 वैसे दो ऑप्शन में है, ए और सी में था, डी का 4, और हमने अभी इसमें बी का क्या लगाया 1, बी का 1, ठीक है, तो वो देखो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। मतलब जैसे कई बार हमें एक दो का नहीं भी पता होता, ठीक है, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये तो देखो ना, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तब हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की बात करते हैं, वो साइटोसोल में होता है, और बेसिकली इसने सी का बताया आपका 2, ठीक है, कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ये माइक्रोसोम्स में होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, माइक्रोसोम। क्या होते हैं माइक्रोसोम, क्या होते हैं, ठीक है। देखो माइक्रोसोम्स की हम बेसिकली कब बात करते हैं, ये जनरली मतलब वेसिकल सी होती हैं, बट ये बनती कहाँ से, ER से बनती हैं, ठीक है। जैसे ER से कुछ वेसिकल सी बनते हैं जिसे हम माइक्रोसोम बोलते हैं, तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A GREB पाथवे रेगुलेट्स मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, ये सब हमने GPCR में पढ़ा था। GPCR वाली सिग्नलिंग में आपका साइक्लिक AMP बनता है, साइक्लिक AMP किसको एक्टिवेट करता है, आपके प्रोटीन काइनेज A को, ठीक है। तो देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए उसने। फ्रॉम हार्मोन सिंथेसिस टू इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी इन द ब्रेन, वो कह रहा है ये जो स्पेसिफिक पाथवे है साइक्लिक AMP PKA GREB पाथवे, वो क्या कह रहा है कि ये जो पाथवे है, ये पाथवे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हमारे अंदर बेसिकली रेगुलेट करता है, चाहे वो हार्मोन सिंथेसिस है, चाहे वो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी को इंड्यूस करना ब्रेन में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन द component of the pathway on gene transcription by GREB, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ म्यूटेशन के इफेक्ट बता रहा है, ठीक है, इन द कंपोनेंट्स ऑफ पाथवे ऑन जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय GREB, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देखो उसने क्या लिखी है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन साइक्लिक AMP बाइंडिंग साइट ऑफ PKA रेगुलेटरी सबयूनिट लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखो क्या ना, हमें जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, अगर आपको याद हो GPCR वाली सिग्नलिंग, तो GPCR वाली सिग्नलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जी प्रोटीन ट्राइमेरिक फॉर्म से मोनोमेरिक फॉर्म में जाता है, जब वो मोनोमेरिक फॉर्म में जाता है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो वो क्या कराता है, साइक्लिक AMP का सिंथेसिस, ठीक है, कि ATP से साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP क्या करता था वो, क्योंकि ये सेकंड मैसेंजर होता है, साइक्लिक AMP से सेकंड मैसेंजर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोटीन काइनेज A होता है उसके अंदर रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं और उसमें कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ साइक्लिक AMP लगता है, तो कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाती हैं, और वो न्यूक्लियस में जाके जो भी आपकी फर्दर मतलब वहां पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनकी फॉस्फोरिलेशन करा के उनको एक्टिवेट कराती है,
तो अब पहली स्टेटमेंट है कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन in a cyclic AMP binding site of pKa, regulatory subunit leads to inactivation of gene expression। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अब साइक्लिक एएमपी नहीं लग रहा ना, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ए की कैटालिटिक सबयूनिट ने आगे जाके ही जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कराना है। तो अगर ऐसी म्यूटेशन हुई है कि साइक्लिक एएमपी नहीं लग पा रहा प्रोटीन काइनेज ए के साथ, तो देयर विल बी नो एक्टिवेशन और देयर विल बी इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखें तो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द जीटीपी बाइंडिंग डोमेन ऑफ अल्फा सबयूनिट, ठीक है, ये अल्फा सबयूनिट होगी, ऑफ अल्फा सबयूनिट ऑफ जीएस लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब वो कह रहा है कि जो जी अल्फा है उसके अंदर कुछ एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर जी अल्फा अगर आपका एक्टिवेट ही रहेगा उस केस में तो फिर एडिनाइलेट साइक्लेज आपका एक्टिवेट रहेगा, परमानेंटली एक्टिव रहेगा और जीन एक्सप्रेशन आपकी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ठीक है, तो बी भी करेक्ट लग रहा है। सी स्टेटमेंट देखें, इन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन that prevent the regulatory subunit of PK to bind catalytic subunit leads to activation of gene expression। ठीक है, सी स्टेटमेंट इसके अंदर क्या बताई मैंने आपको, इन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन that prevents the regulatory subunit of PK to bind the catalytic subunit leads to activation of gene expression। बताओ ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए या गलत होनी चाहिए? देखिए अगर आप सी स्टेटमेंट देखो ना, देखो सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन दैट प्रिवेंट्स द रेगुलेटरी सबयूनिट ऑफ पीके टू बाइंड द कैटालिटिक सबयूनिट। अब देखो क्या ना, रेगुलेटरी सबयूनिट और कैटालिटिक हमने पढ़ा था एक साथ होती हैं, तो रेगुलेटरी ने एक तरह से कैटालिटिक को रोका हुआ है कि वो न्यूक्लियस में ना आ जाए। लेकिन अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिससे रेगुलेटरी सबयूनिट, ठीक है, और कैटालिटिक सबयूनिट आपस में बाइंड ही नहीं कर पा रही, तो जीन एक्सप्रेशन होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलेटरी सबयूनिट और कैटालिटिक जब तक एक साथ होती हैं तब तक कैटालिटिक सबयूनिट्स आपकी फंक्शनल नहीं है। ये तो सिग्नल आता है तो साइक्लिक एएमपी आगे लगता है आपका किसके साथ, प्रोटीन काइनेज ए के साथ, तो जब वो आगे लगता है तो एक तरह से आपका जो जीन एक्सप्रेशन है वो उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये भी करेक्ट है। अब वो कह रहा है इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोरिलेशन साइट ऑफ जीआरईबी। अब देखो जीआरईबी के अंदर, मतलब मान लो ये जीआरईबी है, तो जो कैटालिटिक सबयूनिट है इसने मान लो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करनी है, पीके की जो कैटालिटिक सबयूनिट है उसने यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो तो ये फॉस्फोरिलेशन कर ही नहीं पाएगा, और ये फॉस्फोरिलेशन नहीं कर पाएगा तो देयर विल बी नो एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी कि जीन एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटीन काइनेज ए ने आगे प्रोटीन के अंदर जहां पर फॉस्फेट लगाना है, अगर वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सो देयर विल बी नो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो यहाँ पर उसने, तो यहाँ पर पहली तीन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, डी हमें जो देखने को मिली वो गलत है, और इसने हमसे सिर्फ इनकरेक्ट पूछी है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आपकी, डी। क्या ये आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ रखा है कैलमैन सिंड्रोम, ठीक है, ये भी इसके बारे में आप पढ़ना, एक दो बार नेट के पेपर में क्वेश्चन आया है। ये जो कैलमैन सिंड्रोम होता है ना, इट इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। मतलब इसमें ना जो हमारा हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनाता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो नहीं बनता, और देर इज ए लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इन सच इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ये ज्यादातर मैन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इसके अंदर ए और बी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैलमैन सिंड्रोम, सो इट इज ए हाइपोगोनाडोट्रोपिज्म, एंड द सेकंड पॉइंट आई टोल्ड यू इज दिस, इसमें जो पर्सन होता है
उसने ही लूजेस द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू योर सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसमें से आप देख सकते हो कि क्या आपका टाइपोलॉजिकल स्पीशीज का क्या कंसेप्ट होता है, बायोलॉजिकल स्पीशीज का क्या कंसेप्ट होता है, एंड वी हैव दिस इवोल्यूशनरी स्पीशीज एंड फाइलोजेनेटिक स्पीशीज। सो जैसे ही आप मोनोफैलेक्टिक, पैराफैलेक्टिक सब आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखें, और देखो ये क्वेश्चन आ रखा है आपका कि दैट इज रिलेटेड टू वैक्टर्स। जैसे अब अलग अलग टाइप की हम डिजीज पढ़ते हैं, तो बहुत सारे डिजीज कैसे होते हैं, वैक्टर बोर्न होती हैं। वैक्टर बोर्न का मतलब कि कोई ना कोई वैक्टर होता है जिसके थ्रू वो डिजीज आपकी स्प्रेड होती है। ठीक है, जैसे चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है, या जैसे हम डेंगू की बात करते हैं मेनली, तो चिकनगुनिया होता है दैट इज थ्रू एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो चिकनगुनिया आपका क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी थ्रू एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आपको वेक्टर याद रखना है। दूसरा उसने हमें दे रखा है लाइम डिजीज। ठीक है, कि जो लाइम डिजीज है, बेसिकली लाइम डिजीज कौन करता है, आपका बोरेलिया बर्जडोफेरी। ठीक है, तो ये तो कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो ये लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, और बेसिकली इस दिस इज बाय टिक्स विच आर कैरिंग द बैक्टीरिया, उसकी बाइट से होती है। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ठीक है, ये जो आपका बेसिकली राउंड वॉर्म, ठीक है, जो हम विचूरिया विचूरिया बैनक्रॉफ्टाई या विचूरिया मैलेयाई करता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली थ्रू द बाइट ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो हम मलेरिया में भी बात करते हैं। और सिस्टोसोमियासिस, ठीक है, ये भी एक एनिमल बॉर्न डिजीज है, ये एक्वेटिक स्नेल्स करते हैं। ठीक है, ये जोलॉजी में पूरा लाइफ साइकिल पढ़ते हो आप, ये सिस्टोमिसिस क्या होता है, और मतलब इसमें हम जैसे बात करते हैं ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो ये इसकी जो लाइफ साइकिल होता है उसमें स्नेल भी आता है। तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए था कि वेक्टर्स। ठीक है, तो कुछ कॉमन डिजीज के वेक्टर्स भी आपको पता हो, तो ए का 1, बी का 4, सी का 2, और डी का आपका 3। ठीक है, अब ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस इज ऑब्जर्व्ड between different genes in flower color of sweet pea. A red variety of on selfing yield red is to white in ratio 9:7। मतलब ये वही केस हो गया ना, जैसे हमें पता था कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी को आपने कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी से कराना है। ठीक है, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ये हमने पढ़ा था आपका जेनेटिक्स के अंदर, ये कौन सा केस था आपका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का। ठीक है, सप्लीमेंट्री में 9:3:4 आता है, इसमें 9:7। इसमें वही था ना कि कैपिटल सी और कैपिटल बी दोनों के प्रोडक्ट चाहिए। कहता है ये ना 3 पाथवे उसने प्रपोज करे। ठीक है, पहला पाथवे कि प्रिकर्सर से इंटरमीडिएट एक्स बनेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट आएगा, तो जीन ए का प्रोडक्ट भी चाहिए, बी का भी चाहिए। प्रिकर्सर जीन ए से एक प्रिकर्सर बनेगा और जीन बी से फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मतलब ये दोनों पाथवे ये शो कर रहे हैं कि दोनों जीन्स के प्रोडक्ट होंगे तभी रेड कलर आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में कंडीशन ही यही थी कि जब कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों होंगे तभी रेड कलर आएगा। यहाँ पर इसने क्या लिखा कि ए और बी में से आएगा तो रेड प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का तो केस ही वही है, जब दोनों के दोनों हो, तो सी तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होना चाहिए ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये कुछ यहाँ पर टाइप ऑफ हैबिटेट बता रखा है आपको, और ज्योग्राफिक रीजन ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, दिस इज रिलेटेड टू योर ट्रांसजेनिक लाइन। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बनाते हैं। ठीक है, सो वो क्या करे कि ए ट्रांसजेनिक लाइन वाज डेवलप्ड इन मस्टर्ड।
ठीक है। A transgenic line was developed in mustard. The T0 transgenic line was self, and insertion of transgene was analyzed in the parental and progeny lines 1 to 5. The tDNA region between left border and right border used for transformation is outlined in figure A. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमें एक फिगर बता रखा है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, और ये प्रोब्स होते हैं। प्रोब हम किस लिए यूज करते हैं? डिटेक्शन के लिए। द पैटर्न following southern hybridization using probes A and B is represented in figure B। ठीक है, तो ये फिगर बी में हमें बैंड पैटर्न दे रखे हैं। द थिकनेस ऑफ बैंड इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जितना बैंड की थिकनेस ज्यादा है उतनी हाइब्रिडाइजेशन की वो कह रहा है इंटेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस केस में हमने प्रोब ए यूज करा है, तो ये तो चलो पी तो हमारा उसने क्या बता रखा है, जो पेरेंटल है। ठीक है, और प्रोजेनी 1 to 5, तो इसमें 1 का बैंड है, जैसे 2 का नहीं है, 3 का है, 4 का और 5 का है। इधर 1, 3 और 5 का है। ठीक है, अब पहली उसने स्टेटमेंट क्या दी? द डेवलप्ड ट्रांसजेनिक लाइन हैज ए सिंगल कॉपी ऑफ टीडीएनए। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ सिंगल कॉपी डाली है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है? द एब्सेंस ऑफ बैंड इन प्रोजेनी 4 is due to incomplete transfer of tDNA during transformation। कहते हैं जैसे जो प्रोजेनी बी है, सॉरी जो प्रोजेनी 4 है उसके अंदर बैंड नहीं आया। देखो ये जो बैंड है ना, ऑब्वियसली ये टीडीएनए के लिए ही है, कि जो टीडीएनए आपने डाला है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रोब है। ठीक है, अगर प्रोजेनी 4 में बैंड नहीं आया है, ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्योंकि जब आपने प्रोब ए दिया है तो बैंड आया है, जब आपने प्रोब बी दिया तो बैंड नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ठीक है, देखो इसमें जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है कि इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। अब ऐसा हो भी सकता है, देखो क्या है ना, आप प्रोब ए जो है उसके लिए तो यहाँ पर बैंड आ रहा है प्रोजेनी 4 में, क्योंकि आपने तो ये जो लेफ्ट और राइट बॉर्डर है ना इसी के बीच में आपने टीडीएनए डाला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप कह रहे हो कि प्रोब ए के लिए तो बैंड आ रहा है बट बी के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 में तो हो भी सकता है कि इनकम्प्लीट ट्रांसफर हो। सी स्टेटमेंट है प्रोजेनी 2। अब देखो प्रोजेनी 2 का कोई भी बैंड नहीं आ रहा। जो प्रोजेनी 2 है, ना तो प्रोब ए उससे बाइंड कर रहा है ना प्रोब बी। ठीक है, तो दैट इज होमोजाइगस। अब होमोजाइगस यहाँ पर यही मतलब हो रहा है कि इसके अंदर तो आपका टीडीएनए जो है वो इंसर्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, मे बी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज करा था बेसिकली इसको कट करने के लिए और टीडीएनए डालने के लिए, इसमें तो टीडीएनए आपका डला नहीं। ठीक है, एंड ऑल सेल्फ प्रोजेनी ऑफ लाइन 5 इज एक्सपेक्टेड टू शो हाइब्रिडेशन बोथ प्रोब विद बोथ प्रोब्स ए एंड बी। ठीक है, प्रोजेनी 5 तो हम देख रहे हैं कि उसमें दोनों ही केस में डार्क बैंड आ रहा है, तो ए और बी वो दोनों से ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट तो सारी करेक्ट ही लग रही हैं, बट इसने देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ऑल ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इन्होंने देखा है ए सी डी, मतलब बी तो चलो ऑप्शन में इन्होंने ए के ऑप्शन में दे रखा है बी एंड सी ओनली। चलो इसको थोड़ा सा देखना, इसमें थोड़ी सी इन्होंने लाइंस को थोड़ा ज्यादा ही घुमा रखा है, तो आंसर इसका इन्होंने दे रखा है ए सी एंड डी। ये टी डीएनए पे ज्यादा ही घुमा देते हैं क्वेश्चन को ना। अब ये क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है प्रोटीन ट्रैफिकिंग। उसने क्या क्वेश्चन दिया आपको कि कहते हैं रिसर्चर प्लान्स टू स्टडी प्रोटीन ट्रैफिकिंग इनटू द ईआर।
फॉर दिस पर्पस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन शोन बिलो। पहली कंडीशन उसने क्या लिखी, द साइटोसोल इज मिक्सड विद mRNA दैट कोड्स फॉर ए secretory protein followed by western blotting with antibodies against secreted protein। ऑब्वियसली अब वही होता है ना, जैसे हमने देखा था कि ईआर में जो प्रोटीन बनेगा, अब वो या तो ईआर का पार्ट बनता है, या गोल्जी का पार्ट बनता है, लाइसोसोम का पार्ट बनता है, मेम्ब्रेन का पार्ट बनता है, सिक्रीट बनता है। तो वो कह रहा है कि द साइटोसोल इज मिक्स्ड विद mRNA दैट कोड्स फॉर ए सिक्रेटेड प्रोटीन फॉलोड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट सिक्रेटेड प्रोटीन। तो ये तो हो सकता है। दूसरा, द साइटोसोल इज मिक्स्ड विद mRNA दैट कोड्स फॉर ए सिक्रीटरी प्रोटीन एंड रफ माइक्रोसोम्स फॉलोड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट सिक्रीटेड प्रोटीन। तो ये भी हो सकता है। माइक्रोसोम मैंने आपको वही बताया, वो ईआर से ही ऑरिजिनेट होते हैं। और थर्ड उसने क्या लिखा, द साइटोसोल इज मिक्स्ड विद mRNA दैट कोड्स फॉर ए सिक्रीटरी प्रोटीन एंड रफ माइक्रोसोम फॉलोड बाय प्रोटीएज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप प्रोटीन जो बनाए, अगर आप उसको डिग्रेड ही करा दोगे, तो उस केस में तो क्या होगा, उस केस में तो आपका, क्योंकि प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया, तो अगर प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो बैंड नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें हमें प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, अब उसने कहा कि कंसीडर दैट mRNA दैट कोड्स फॉर ए सिक्रेटेड प्रोटीन इज एडेड इन अबंडेंट अमाउंट। वो mRNA में हमने अबंडेंट अमाउंट में डाला। विच एक्सपेरिमेंट वुड बी द बेस्ट टू कंफर्म द पॉलीपेप्टाइड एंट्री इनटू द ईआर। ठीक है, अब इसमें जो भी उसने हमें दिया वो सभी कर सकता है, कि चाहे वो आपका मतलब आप साइटोसोल में, जैसे उसने बताया कि आप mRNA को डालो, उसके बाद जो प्रोटीन सीक्रेट हो रहा है उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराओ। फिर दूसरा उसने क्या लिखा, द साइटोसोल इज मिक्स्ड विद mRNA दैट कोड्स फॉर ए सिक्रेटेड प्रोटीन एंड रफ माइक्रोसोम फॉलोड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो ये तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, तो कोई भी कंडीशन आप इसमें से लेके चल सकते हो। ठीक है, देखो प्रोटीन्स बनने आपके ईआर पे ही हैं, तो उसके बाद उसका फेट होता है कि उसको कहाँ पे जाना है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आप, मतलब ऑब्वियसली अगर आप प्रोटीज से डिग्रेड करा दोगे तो बैंड नहीं आएगा। ठीक है, तो और ऑब्वियसली बैंड आ रहा है तो इसका मतलब वो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन हुई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये आपका आयरन अपटेक से रिलेटेड है। इसके बारे में चलो आप थोड़ा सा पढ़ना कि ट्रांसफेरिन, ये एक ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है जो कि आयरन के अपटेक में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक आधा चाहे मैं आपको टॉपिक करा भी दूंगा एक बार, है ना, क्योंकि इस पे भी ट्रांसफेरिन पे भी एक दो बार क्वेश्चन आ रखा है। दिस इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब ये जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो तो जैसे एपोमिक्सिस क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एक गैमेट होता है एंजियोस्पर्म्स में, वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा फ्यूज करता है बेसिकली आपका सेंटर सेल के साथ और एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसे बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है एक, तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये रिलेटेड टू एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एक होता है आपका स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बेसिकली क्या होता है, वैसे अगर जनरल में आपको बताऊं, एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड्स बनते हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली जो सीड्स होते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है तभी बनते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ना अलग अलग टाइप का एपोमिक्सिस होता है। अब जैसे इसमें वो बता रखे एक स्पोरोफिटिक एंड वन वी हैव गैमेटोफिटिक। तो इसके लिए आपको ना इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या होता है। तो जैसे इसने क्या लिखा है,
स्पोरोफिटिक में तो इसने आपको क्या बताया कि डिप्लॉयड सेल, ठीक है, कि जो डिप्लॉयड सेल होता है दैट गिव राइज टू नेक्स्ट जनरेशन देयर बाय मेंटेनिंग द मैटरनल जीनोटाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कोई डिप्लॉयड सेल होता है उससे आपका क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। लेकिन जो गैमेटोफिटिक होता है, ठीक है, उसके अंदर मतलब अनरिड्यूस सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा ना, इसमें रिड्यूस लिखा है, अनरिड्यूस सेल्स होते हैं जो आपका एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एक ये सूडोगैमी है, इसमें नॉर्मली एंडोस्पर्म जब भी बनता है ना, एंडोस्पर्म तो बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं बनता। इन्होंने ये स्टेटमेंट भी गलत लिखी हुई थी कि इन सूडोगैमी द फंक्शनल एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ना थोड़ा ये प्लांट से रिलेटेड है, कि जो प्लांट डेवलपमेंट होती है कि वहां पर ये हम टर्म्स यूज करते हैं कुछ। एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स और भी आती हैं, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ना, आप इस रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये चलो बैंड वाला क्वेश्चन है, इसको आप करना ट्राई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला जो हमने पढ़ा हुआ पहले। अब ये एक जनरल सा क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेंज इन टेम्परेचर विद एलिवेशन इज करेक्ट। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे हम बेसिकली हिली एरिया की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होता जाता है, हम क्या देखते हैं, कम होता जाता है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, तो चलो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट उसने क्या बताई कि जो एडियाबेटिक कूलिंग होती है एयर की, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली आपको एयर कूल हो रही है। दैट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग एलिवेशन लीड्स टू ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1,000 मीटर। ठीक है, कि 10 डिग्री, 1,000 मीटर अगर आप हाइट पे जाते हो तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है। बट एज लॉन्ग एज नो वाटर वेपर और क्लाउड फॉर्मेशन अक्कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में यही फर्क था। कहता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर वेपर या क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है, बट इसमें उसने स्पेसिफिकली लिखा कि 10 डिग्री का फर्क 1,000 मीटर हाइट पे तभी आएगा जब वाटर वेपर और क्लाउड फॉर्मेशन आपकी नहीं होती है। ठीक है, ये आपका सी एलिगन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो हमने करा ही था, वी नॉट बाय वी मैक्स वाला। सो सिंपल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। आपने बस एस की वैल्यूज पुट करनी थी इस केस में। ठीक है, सो v इज इक्वल टू वी मैक्स, ए केस में एस है आपका 3 km, सो 3 km बाय के एम प्लस एस, तो मतलब के एम और एस भी 3 km है, तो v इज इक्वल टू वी मैक्स डॉट 3/4, के एम से के एम कैंसिल हो जाएगा, तो v बाय वी मैक्स आ जाएगा आपका 0.75। वो एक ही ऑप्शन में था, दूसरा अगर आप ना भी करते तब भी आपका हो जाता। वैसे भी हमने करा था कि जब वेलोसिटी 90% ऑफ वी मैक्स होता है तब हमने क्या कहा था कि हमें S9 kmg होता है, तो उससे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। ये कुछ आपका रिफ्लेक्टेंस कर्व्स दे रखे हैं, ये कुछ नया कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है कि ए पोर्शन ऑफ mRNA एनकोडिंग ए प्रोटीन इज शोन बिलो। हमें एक mRNA का पोर्शन दे रखा है जो कि एक, जिसमें स्टार्ट कोडोन अगर आप देखोगे तो वो ये रहा AUG। ठीक है, तो ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग tRNA is most likely used for translating the second codon in the open reading frame of the protein। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा tRNA। ठीक है, अब tRNA में एक जगह पे CAG है, एक जगह पर GGU है, UUG और AUG है। तो इनमें से वो कह रहा है कि कौन सा जो tRNA है वो सेकंड कोडोन को ट्रांसलेट करने में मतलब इज लाइकली टू बी यूज। सो
अब मतलब अगर आप दूसरा देखो तो दूसरा यहाँ पर UUG है आपके पास। सेकंड वाला कौन सा आपके पास, UUG। अब UUG के लिए जो tRNA होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, AAC। UUG और अगला है हमारा CAC। इन्होंने दे रखा है आपको जिसमें CAG है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये हमने ट्राई किया था कि हमें इनके ऊपर चार्ज निकालना था pH 7। ठीक है, और फिर इसको क्रोमेटोग्राफी से लिंक किया था कि इफ द मिक्सचर ऑफ द अबव टेट्रापेप्टाइड इज सेपरेटेड ऑन ए कैटायन एक्सचेंज कॉलम एट pH 7, तो सबसे लास्ट में कौन सा एल्यूट होगा। ठीक है, देखो कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम के लिए कॉलम के अंदर रिटेन रहता है, या वो लास्ट में एल्यूट होगा। चार्ज निकालने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, देन अगेन एस्पार्टिक एसिड एंड देन सेरीन। पहले यहाँ पर आपने NH3 पॉजिटिव ग्रुप लिख देना है, यहाँ पे COH। ठीक है, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड है इसकी साइड चेन होती है तो इसका भी COH ग्रुप और इधर भी COH ग्रुप। तो pH 7 पे तो NH3 पॉजिटिव तो अपना हाइड्रोजन आयन नहीं लूज करेगा, बट ये लूज कर देंगे। ठीक है, जैसे इन तीनों ने लूज कर दिया तो -3 + 1, तो इस पे चार्ज आएगा -2। ठीक है, ऐसे ही ग्लाइसिन, तो इस पे चार्ज हमारा -2 आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन, सेरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। इसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ पे वही NH3 पॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे COH ग्रुप, और जो आर्जिनिन साइड चेन है उसके पास NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है आपका, क्योंकि ये बेसिक है तो सिर्फ ये लूज करेगा। तो ये दोनों लूज नहीं करेंगे, तो +2 -1, मतलब इस पे चार्ज होगा +1। और तीसरा ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एलेनिन। यहाँ पे COH, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। सीरिन और आर्जिनिन, इन दोनों के ऊपर क्या होगा आपका, इन दोनों के ऊपर NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा। ठीक है, तो pH 7 पे बस ये लूज करेगा, तो +3 -1, सो दिस कम्स आउट टू बी +2। ये हमने चार्ज निकाल लिए। कैटायन एक्सचेंज कॉलम में मतलब कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ उसी को रिटेन करके रखेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ज़्यादा टाइम के लिए उसको रिटेन करेगा जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली इसमें एल्यूशन की बात करें तो P सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद Q और R लास्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री और टेक्निक्स दोनों का ही मिक्सचर था। इन वन ऑफ द पार्ट यू नीड टू कैलकुलेट द चार्ज, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यू विल बी एबल टू आंसर की विच प्रोटीन विल एल्यूट फर्स्ट एंड विच प्रोटीन विल एल्यूट लास्ट। अब ये एक तरह से क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू एलाइजा। एलाइजा अलग अलग टाइप का एलाइजा होता है आपका, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। So unknown antigens can be detected or measured by sandwich ELISA, whereas ELISpot assays measures the number of cell capable of secreting particular molecules such as cytokines, which is considered as antigen. ELISpot assay में हम ये देखते हैं कि बेसिकली हम सेल्स के नंबर को मेजर करते हैं जो एक स्पेसिफिक साइटोकाइन को सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों ऐसे के बारे में क्या ट्रू है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका सैंडविच ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वही जो आप एक तरह से एंजाइम होता है जो कलरलेस सबस्ट्रेट्स को कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं
वो सैंडविच एलाइजा में आपके सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एलिस्पोर्ट ऐसे में आपके इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सी एलिगेंस। अब ये थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो जैसे ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कुछ होते हैं रेगुलेटर्स, कुछ होते हैं कॉन्फॉर्मर्स, कुछ होते हैं आपके पार्शियल रेगुलेटर। अब यहाँ पर कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इज रैपिडली एडजस्टेड इन द थर्मो न्यूट्रल जोन टू मेंटेन टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। ठीक है, एक स्टेटमेंट उसने ये दिया हमें कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है दैट इज रैपिडली एडजस्टेड टू थर्मो न्यूट्रल जोन टू मेंटेन टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब हमने टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन की बात करी थी, अगर हम अपनी बात करें तो वो हमारे अंदर मेनली हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसके अंदर हम कहते हैं कि जो मतलब होम्योस्टेसिस जब हमें मेंटेन करना होता है तो हमारे को जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो इसमें गलत है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ये तो गलत है। The homeotherms who have the ability to hibernate do not maintain नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइबरनेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशन का तो मतलब क्या होता है कि जिसे हम क्या बोलते हैं आपका विंटर स्लीप, एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। तो वो कह रहा है कि वो होम्योथर्म्स जो हाइबरनेट हो सकते हैं, ठीक है, तो दे डू नॉट मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग हाइबरनेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। थर्मो रेगुलेशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। देखो ये स्टेटमेंट तो सी तो बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो अगर आप कॉम्बिनेशन भी देखोगे सी तो पक्का गलत है। तो ए बी सी एक ऑप्शन में था आपका, तो सी तो गलत हो गया। एंड एक बता रखा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं दे रिक्वायर मोर फूड एज कंपेयर टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑफ सेम साइज एंड वेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर ए और सी गलत है और बी और डी जो है वो आपकी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। ठीक है, 30th क्वेश्चन ये इजी है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपको गिवन है, आपको अल्फा हेलिक्स के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, तो वो 450 आता है। एंड फॉर एंटी पैरेलल यू कैन मल्टीप्लाई विद 3.5, सो विच कम्स आउट टू बी अराउंड 1050। तो ये एक ही ऑप्शन में था आपका। ठीक है, अब ये कुछ आपका रीनल ब्लड फ्लो, जैसे अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये चाहे आप याद भी रख लेना, जैसे एपिनेफ्रिन क्या करता है, नोर एपिनेफ्रिन क्या करता है। तो क्योंकि जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम या ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पर उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। सो सर्टेन स्टेटमेंट्स आर पुट फोर्थ ऑन द रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो एंड आर गिवन बिलो। पहली स्टेटमेंट है कि जो नोर एपिनेफ्रिन है वो रीनल वेसल्स को डायलेट करता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है कि जो डोपामीन है वो वेसोडाइलेशन कराता है नाट्रियोरेसिस, एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्शन कराता है। ये तो पक्का है कि जो एंजियोटेंसिन नोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है और 2 बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लड फ्लो को डिक्रीज करते हैं रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला में इंक्रीज करते हैं। और एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूसेस रीनल वेसोडाइलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो इन्होंने स्टेटमेंट सही बता रखी हैं, एक तो बी स्टेटमेंट कि ये डोपामिन वेसोडाइलेशन कराता है, एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्शन कराता है, और एसिटाइल कोलिन भी आपका रीनल वेसोडाइलेशन कराता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी बी सी और ई इसमें करेक्ट दे रखी हैं। ठीक है, तो ये बाकियों का भी देखना प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू योर ग्लाइकोलिसिस। तो ये तो काफी आपको एग्जाम में कितनी जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, इंक्रीज एटीपी इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एटीपी
जब ज्यादा होता है तो वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। इंक्रीज एएमपी स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलिसिस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, सो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। सिट्रेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। और इंक्रीज एएमपी और एएमपी इनहिबिट करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ए एंड बी क्या होगा आपका करेक्ट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जो भी मेन हमने 2 पॉइंट पे रेगुलेशन पढ़ी थी, एक जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, और एक जब आपका जो लास्ट स्टेप होता है जब फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। तो जो जो भी उसके अंदर मतलब रेगुलेशन पड़ी थी हमने, उसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये तो कुछ फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड है। अब दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल डिवीजन। ठीक है, CDC2 के बारे में हमने पढ़ा था। वो कह रहा है कि ईस्ट के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स ऑफ द सेल साइकिल रेगुलेटर CDC2, जो की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। CDC13 वो कह रहा है कि वो टीलोमेरिक डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है। एंड CDC3 RAD9 दैट कैरीज एन एडिशनल म्यूटेशन इन द डीएनए डैमेज सेंसर वर आइसोलेटेड। मतलब जो डीएनए डैमेज को सेंस करना है तो उसमें भी एक म्यूटेशन है। व्हेन ग्रोन इन नॉन परमिसिव टेम्परेचर, ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स डिफरेंट फिनोटाइप्स वर ऑब्जर्व्ड इन दिस म्यूटेंट्स। Choose the option that correctly describes the most likely phenotype for all of these mutants। ठीक है, अब इसमें देखो क्या ना, जो आपका CDC2 है, ठीक है, वो तो क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे चाहिए होता है, तो CDC2 तो इट विल अरेस्ट जो म्यूटेंट्स हैं, कई बार वो G1S G2M वो कहीं भी अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, CDC जो 13 है, क्योंकि ऑब्वियसली टीलोमेयर डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब बाकी डीएनए तो रेप्लिकेट हो चुका है, टीलोमेयर तो बाद में होते हैं एस फेज के बाद। तो CDC3 13 वाला आपका G2 में जाके मतलब उसका आपको फैक्ट देखने को मिलेगा कि मे बी वो G2 में अरेस्ट करा दे। और जो CDC3 RAD19 है, दैट विल कंटिन्यू फॉर फ्यू जनरेशन। ठीक है, मेन इसके अंदर CDC13 आपसे आप याद रख सकते हो, जैसे इसमें भी M है, इसमें भी M है, और इसमें G1 एंड M है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में ना आपको ये चीज बता दी कि CDC13 टीलोमियर डीएनए एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो टीलोमियर तो हमें मतलब ऑब्वियसली एस फेज है, डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में होने के बाद उसके बाद ही हमें बेसिकली टीलोमेयर की करानी होती है। तो मे बी अगर टीलोमेरिक डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुई तो वो जो म्यूटेंट हैं दे कैन बी फाउंड टू गेट अरेस्टेड इन G2 फेज। ठीक है, सो दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स। सिंपल क्वेश्चन आ रखा था कि ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, हमें पता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन, इथाइलिन, और एक आपके यहाँ पर दे रखे हैं जिब्रालिन्स। ठीक है, तो जब भी हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन से, ठीक है, इथाइलिन मिथ्योनिन से। अगर आपने इथाइलिन सिंथेसिस का पाथ पे पढ़ा तो उसमें यहाँ पर ये 1 अमाइनो ACC जिसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और जब भी हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो ये प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी ईयर कि जो साइटोकाइनिन है वो एडिनोसिन डेरिवेटिव होने चाहिए, और जो जिब्रेलिन्स हैं दे आर फ्रॉम जैरानाइल जैरानाइल डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये कुछ नर्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस इन ब्लड ABO सिस्टम। अगर आपको याद हो, ए वाले में हमने क्या शुगर एक्स्ट्रा ऐड करी थी आपकी, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, और बी में हमने क्या ऐड किया था, गैलेक्टोज। अब पहली स्टेटमेंट उसने यहाँ पर क्या लिखी, galactose is added to the terminal of H antigen by transferase expressed in individual with type A blood group। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ए वाले में तो हमने एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ऐड किया था। ठीक है, ऐसे बी भी गलत होगी, क्योंकि बी में इसने क्या लिखा कि एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये उल्टे लिखे हुए हैं। तो ए और बी तो गलत है। ठीक है,
तो अगर आप वैसे भी ऑप्शंस में नीचे देखोगे तो ए और बी इन्होंने, जैसे इसमें ए एंड बी है, इसमें बी है, ए है, और इसने करेक्ट पूछे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ए और बी पता है तो आप इजिली कि वो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो बाकी जो स्टेटमेंट है वो क्या आपकी करेक्ट है कि एच एंटीजन इज फाउंड बाय फिकोस ट्रांसफेरेज दैट एड्स ए टर्मिनल फिकोस टू द प्रिकर्सर, एंड एच एंटीजन ही प्रिकर्सर होता है, क्योंकि उसी में अगर एनएसिटाइल गैलेक्टोसामिन लगती है तो ए ब्लड ग्रुप बन जाता है, और अगर गैलेक्टोज लगता है तो आपका बी ब्लड ग्रुप। नाउ दिस इज रिलेटेड टू ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप के प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो which that assemble into an organized meshwork, this associate with cells and produce them। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ईसीएम से रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो कोलेजन है, इट इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट इज लॉन्ग एंड ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइल यूरेनॉन which is produced in large quantities during wound healing is a type of glycosaminoglycan that contains सल्फेटेड शुगर एंड कोवलेंटली लिंक टू कोर प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें जो, अगर हम हाइल्यूरोनिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने ये जब ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स पढ़े थे तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट हो गया, हिपैरिन हो गया। ठीक है, सो ये जो होता है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, ये एक तो नॉन सल्फेटेड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। एक तो उसने लिखा ना सल्फेटेड होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड जो था वो इट वाज नॉन सल्फेटेड। और दूसरा ये कि ना, दो टर्म्स हमने यूज करी थी, एक होते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, एक होते हैं ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन। तो ये जो शुगर्स हैं, अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तब जाके उसे हम प्रोटियोग्लाइकन बोलते हैं। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट में एक तो ये नॉन सल्फेटेड है, ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है, और दूसरा ये कि ये कोवलेंटली अटैच है कोर प्रोटीन से, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो बी तो इसमें गलत है, ये पक्का सही है। सिंडैकन्स जो होते हैं ये प्रोटियोग्लाइकन होते हैं जो एक्टिन साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और डैकोरिन के बारे में बता रखा है, इट इज ए स्मॉल प्रोटियोग्लाइकन सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड कंटेन 1 to 10 गैप चैन्स। ठीक है, तो इसमें देखो ना आपका बी जो है वो पक्का ही गलत है, और वही इसका आंसर है सिर्फ। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट्स आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड हो गया। ये चलो फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड है, इसमें आप देखना, इसमें उसने पूछा है कि जो फॉस्फोरस है, जो ग्लोबल फॉस्फोरस साइकिल में कहाँ कहाँ से कितना आता है। ये सोरेनसन कॉफिशिएंट हमने पढ़ा ही था। इसमें हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि 2 into नंबर ऑफ स्पीशीज जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अ, जैसे हमने पहले ए और बी लिया था। ठीक है, तो उसमें उसमें हमने क्या देखा था, 2 into 9, तो फॉर्मूला था कि 2C1/S1+S2। तो ए और बी की स्पीशीज मिला के होगी 37। ए और बी तो वैसे इन्होंने ऑप्शन में भी नहीं था। जैसे अब ए एंड सी था, ए और सी में 8 और 12 + 11 मतलब थे 8/23। ऐसे ए और डी के लिए कितना था, 10/31, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है आपने। तो 16/23, 20/31, बी और सी में जो कॉमन थी दैट इज योर 6। सो 2 into 6/25 + 11 दैट इज 36। और बी एंड डी, बी और डी में जो थी दैट इज 2 into 14 डिवाइडेड बाय
25 + 19। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किसमें आ रही है, ए एंड सी में, ठीक है। सो सोरेनसन कोफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया था, 2 इंटू नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर कॉमन टू बोथ कम्युनिटीज डिवाइडेड बाय द, जो दो स्पीशीज को आप कंपेयर कर रहे हो तो उन दोनों स्पीशीज के नंबर को आपने ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन था। एल्टन, एल्टन ने किसका कंसेप्ट दिया था आपका, दैट इज ऑफ पिरामिड्स। टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दी थी। लोटका ने आपका जो बेसिकली आपका दैट इज थर्मोडायनामिक व्यू ऑफ इकोसिस्टम, एंड लिंडेमैन ने ट्रॉफिक डायनामिक्स। ये एक नेचुरल सिलेक्शन मॉडल्स बता रखे हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्शनल होती है, स्टेबलाइजिंग होती है और डिसरप्टिव होती है। पहला स्टेटमेंट उसने क्या लिखा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन चेंजेस द एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि उससे आपकी मीन वैल्यू चेंज हो जाती है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंक्रीजेस वेरिएशन इन ए ट्रेट, ठीक है। इससे मतलब स्टेबलाइजिंग से वेरिएशन तो नहीं आती ना आपकी, क्योंकि वो तो जो मीन वैल्यू होता है उसको स्टेबलाइज करता है, तो वेरिएशन को कम करता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है। डिसरप्टिव सिलेक्शन रिड्यूसेस वेरिएशन, डिसरप्टिव में तो हमने क्या कहा था कि जो ऑलरेडी पहले जो करेक्टर है उससे कम वाले भी बढ़ जाते हैं, उससे ज्यादा वाले भी बढ़ जाते हैं, तो उससे वेरिएशन ज्यादा आएगी। तो बी और सी दोनों गलत हैं। और बैलेंसिंग सिलेक्शन मेंटेन करता है, तो नो ट्रू पूछी थी, तो बी और सी दोनों आपकी इनकरेक्ट हैं, ठीक है। ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, क्लोरोफिल। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्प्लाइसिंग। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट एमआरएनए स्प्लाइसिंग। पहली स्टेटमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिस एक्टिंग ब्रांच पॉइंट साइट present near 3' end of each axon is essential for splicing, ठीक है। तो ये इसने हमें पहली स्टेटमेंट दी। तो और दूसरी स्टेटमेंट उसने हमें क्या दी कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग रिएक्शन 2' OH ऑफ कंजर्व्ड यू at the branch site act as a nucleophile to attack the 5' phosphoryl group of conserved gene the 5' splice site। ये उसने हमें सेकंड स्टेटमेंट दी। थर्ड, the newly liberated intron adapts a shape of lariat due to joining of the 5' end of the intron to the branch point। Fourth statement, the during the splicing process there is no net gain in the number of chemical bonds। और फिफ्थ स्टेटमेंट है PRP22AD dead box helicase is required for stripping the spliced mRNA from the spliceosome। तो इन पांच में से कौन सी स्टेटमेंट्स मतलब ऑल करेक्ट हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से करेक्ट होनी चाहिए इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिस एक्टिंग ब्रांच पॉइंट साइट located near the 3' end of each axon, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, क्योंकि ये जो ब्रांच पॉइंट होता है ना ये इंट्रॉन के अंदर होता है। जैसे जब आप लेरियार्ड फॉर्मेशन भी हमने पढ़ी थी, तो ये जो ब्रांच पॉइंट साइट की बात करते हैं ना, ये इंट्रॉन के अंदर होता है ना कि एक्सोन के अंदर, ठीक है। तो ब्रांच पॉइंट साइट कहाँ पर होती है आपके, इंट्रॉन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है।
दूसरा, अगर आपको याद हो कि जब हम स्प्लाइसिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा था ना 2' OH ऑफ एडिनोसिन होता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, जैसे आपने मान लो ये पढ़ा था कि मान लो GU है, फिर यहाँ पे A था और फिर यहाँ पे AG था। ठीक है ना, तो ये जो A होता है इसका OH बेसिकली जो होता है वो अटैक करता है 2' OH ऑफ इंटरनल एडिनोसिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कंजर्व्ड U लिखा है तो ये भी गलत हो गया आपका। तो मतलब A स्टेटमेंट भी गलत है और B भी गलत है। तो नीचे अगर आप कॉम्बिनेशंस देखोगे ना तो उसमें उसने आपसे करेक्ट पूछी हैं। तो A और B तो देखो तीन ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो गलत है। तो बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं कि द न्यूली लिबरेटेड इंट्रॉन अडेप्ट्स शेप ऑफ ए लेरियाट ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द 5' एंड ऑफ द इंट्रॉन टू द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। During the splicing process, there is no net gain in the number of chemical bond or PRP22. A dead box helicase is required for stripping the spliced mRNA from the spliceosome. ठीक है, तो C, D और E तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी गलत, यहाँ पर सही है। पहली दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो देखो ना कितने छोटे छोटे उसने पॉइंट्स पकड़े यहाँ पर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपने स्प्लाइसिंग, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायो, ये कार्डिक साइकिल से रिलेटेड है। और जैसे ये क्वेश्चन आया था, ए न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल ऑपेरॉन टू अलाउ बैक्टीरियल सेल्स टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। The Fe2 positive operon consists of genes that made the cells capable of tolerating increased iron. For efficient functioning of this operon, the following desirable features were considered. ठीक है, तो which one of the following can be used to develop this operon? अब उसने क्या लिखा है यहाँ पर कि एक नई स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल ओपेरॉन डाला है टू अलाउ बैक्टीरियल सेल्स टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। The Fe positive 2 positive operon consisted of genes that made the cells capable of tolerating increased iron. ठीक है, तो इसमें उसने क्या बताया कि एक रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए विच इज इनएक्टिव एंड बाउंड टू आयरन। तो इसमें यही रीजन आप दोगे ना कि जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब उसके साथ आयरन लगता है, क्योंकि रिप्रेसर अगर इनएक्टिव है तभी तो फिर आपका जो आगे फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स होगी ना। तो हमें रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए विच इज इनएक्टिव एंड बाउंड टू आयरन। ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन अगर आयरन की प्रेजेंस में एक्टिव है तो उस केस में तो फिर आपका बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो है फिर वो बेसिकली ए रिप्रेसर प्रोटीन विच इज एक्टिव एंड बाउंड टू आयरन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है वो तो ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा। ठीक है, और एक लिखा है कि एन एक्टिवेटर प्रोटीन विच इज एक्टिव व्हेन नॉट बाइंड टू आयरन। तो ये तो हमें आयरन के हिसाब से ही एक्टिवेशन करानी है ना। और ए रिप्रेसर प्रोटीन विच इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव भी नहीं चाहिए। वो तो क्या हो रहा है कि मतलब हमें उसके अंदर वो ऑपेरॉन डाला है ताकि वो आयरन को ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर पाए और वो आयरन को यूज़ करके ग्रो करे। तो हमें वो रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए जो आयरन की बाइंडिंग के साथ इनएक्टिव हो जाए और फर्दर जो ऑपेरॉन है उसकी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका तो रिजेक्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर, which of the following nucleic acid with same concentration in water will form a stable stem loop structure। ठीक है, तो उसके लिए आपको वही देखना है पैलिंड्रोमिक टाइप। जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ पे G है, इधर C है तो इधर G है, इधर G है तो इधर आपका C है, A है तो इधर U है, इधर A है तो इधर U है। ठीक है, तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंटेरिटी होने की वजह से ये आपका स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना देगा। ये आपका चिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लिम्ब डेवलपमेंट इन चिक। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस भी हमने पढ़ा था विच इज योर प्रोग्राम सेल डेथ।
एपोप्टोसिस में हमने दो टाइप के पाथवे पढ़े थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो एपोप्टोसिस रेफर टू द प्रोग्राम सेल डेथ दैट इज ट्रिगर्ड बाय specialized intracellular proteases called caspases. The intrinsic pathway of apoptosis depends on the activation of FAS domain by the FAS ligand. देखो FAS डोमेन की बात तो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में करी थी, तो FAS की तो इंट्रिंसिक में तो हम बात ही नहीं करते, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन। ठीक है, BCL2 फैमिली की जब हम बात करते हैं तो मेनली जो BCL2XL हो गया, BCL2XS हो गया, चलो ये तो आपका रेगुलेट फॉर एग्जांपल करता है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए की रेगुलेटरी प्रोटीन APAF1। ठीक है, APAF1 जो कि एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, विच इज ए वाटर सोल्यूबल कॉम्पोनेंट ऑफ ETC। ठीक है, ये तो एक साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था, ETC का तो ये पार्ट होता ही नहीं है, तो सी स्टेटमेंट गलत है। और इट रिक्रूट्स प्रो कैस्पेस 8 इनटू एपोप्टोसोम एंड वंस एक्टिवेटेड कैस्पेस 9 क्लीव्स एंड एक्टिवेट्स डाउनस्ट्रीम एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस। ठीक है, तो इसके अंदर ए स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट गलत है और बी और डी आपका करेक्ट है। तो इसमें जो आंसर आपको दे रखा है दैट इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग represents a southern hybridization of restricted genomic DNA probed with a DNA fragment corresponding to gene Z. Z is a single copy gene. The hybridization patterns of parents and their progeny are presented. जैसे ये दार्क है, फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट, प्रोजेनी मेल एंड प्रोजेनी फीमेल। सो इसमें से आपने इंटरप्रिटेशन बतानी है क्या है। जीन Z is present on an autosome. It is an X-linked gene. In this organism, the female is heterogametic sex and polymorphism of the gene has been studied by RAPD. देखो RAPD से तो आप पॉलीमॉर्फिज्म तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ आप RFLP से स्टडी करते हो। ठीक है, एक्चुअली ये जो केस है ना, ये उसने हमें दिया है जो ZZZO, कि जो मेल होते हैं वो ZZ होते हैं और फीमेल क्या होते हैं ZO, दैट इज हेट्रोगैमेटिक सेक्स। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है आपके, एक जैसे एक आपका ZWZZ होता है। ठीक है, तो एक होता है ZZZO, तो ये हमें मोथ्स बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है और फीमेल कैसी होती है, हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, तो ये जी नाम से थोड़ा हमें आइडिया हो जाना चाहिए था कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म जैसे हमने देखा था 5x174 हो गया। ठीक है, या M13 कुछ होते हैं जो ये वाला मैकेनिज्म शो करते हैं। सो पहली स्टेटमेंट है इट अकर्स यूनिडायरेक्शनली विद ओनली वन रेप्लिकेशन फोर्क, तो ये स्टेटमेंट सही है। द E. coli 5x174 uses this mechanism to replicate double stranded। 5x174 का जीनोम आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हाँ जी, SSR और RFLP ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं, SSR और RFLP। RAPD AFLP से आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं स्टडी कर सकते। बी स्टेटमेंट है कि जो E. coli 5x174 है वो इस मैकेनिज्म को यूज करता है टू रेप्लिकेट डबल स्टैंडर्ड। 5x174 का जो जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो बी स्टेटमेंट गलत है। E. coli इस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करता है नहीं, E. coli के अंदर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें जैसे हम थीटा बोलते हैं। इन लैम्डा द प्रोजेनी DNA में रेंज सेवरल genomes long before it is packaged।
This is lambda basically. And the lagging stand is not formed in रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर ए स्टेटमेंट तो सही है, और साथ में आपकी डी स्टेटमेंट कि जो लैम्डा फाज होता है कि वो बहुत सारे जीनोम की कॉपीज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। ठीक है, तो ए एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप पीसीआर से रिलेटेड है, इसको आप एक बार ट्राई करना कि एनालाइज करना इसमें आपको क्या गिवन है। ठीक है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी स्टोमेटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Given below is a structure of gene whose transcription is terminated in a row independent manner. When the terminator is operational, the short transcript of 150 bases is formed. And when it is not operational, a longer transcript of 200 bases is formed. A researcher generated several mutations in the terminator region and examines the transcript obtained. ठीक है, वो कह रहा है अगर तो टर्मिनेटर सही से काम कर रहा है तो 150 बेसिस का ट्रांसक्रिप्ट बनता है, और अगर टर्मिनेटर ठीक से काम नहीं कर रहा तो 200 का बनता है। अब मैनिपुलेशन उसने क्या क्या करी है। पहली मैनिपुलेशन कह रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 8T आर रिप्लेस्ड बाय GCC। 3 nucleotides of the string of 8Ts were replaced by GGC। दूसरा उसने लिखा the 8T sequence were transferred to the template strand। Third, the sequence that generate the paired stem were altered to disrupt pairing। T उसने क्या लिखा, the sequence that generate the paired stem are altered to disrupt pairing, followed by introduction of compensatory mutation to restore pairing। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि किस केस में आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कैसा बनेगा। एक ऑप्शन उसने दी कि शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट इन ए एंड डी, लॉन्ग इन बी एंड सी, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट इन ए बी एंड डी, एंड शॉर्ट इन सी। अब देखो क्या है ना, जो जब भी हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या बात करी थी कि हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज। ठीक है, तो उस केस में टर्मिनेशन अपने आप हो जाते हैं। जैसे इसने जो डी स्टेटमेंट लिखी ना कि पहले हमने वो सीक्वेंस डाला जो पेयरिंग को डिसरप्ट करे, लेकिन बाद में हमने एक म्यूटेशन भी डाल दी जो रीस्टोरिंग को पेयर कर दे, तो उस केस में तो फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट छोटा ही बनेगा। ठीक है, और वो जो शॉर्ट वाला है वो उन्होंने, जैसे ये तो डी में दिखा रखा है यहाँ पर, इधर कहीं नहीं, उधर ऑप्शन ए में भी दिखा रखा है, और जो सी है उस केस में पक्का लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट आएगा। ठीक है, अब ये ए और बी में इन्होंने पता नहीं ये जो स्टेटमेंट लिखी है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 8Ts आर रिप्लेस्ड बाय GCC, क्योंकि COD तो क्लियर हो रहा है, अगर पेयरिंग डिसरप्ट होगी तो ट्रांसक्रिप्ट लॉन्ग ही बनेगा। और पेयरिंग डिसरप्ट, जैसे पहले पेयरिंग उसने कहा कि हमने डिसरप्ट कराई बट बाद में कंपनसेटरी म्यूटेशन था कि उसको रिस्टोर करा दिया, उस केस में आपका ट्रांसक्रिप्ट शॉर्ट ही बनेगा। तो COD का तो हो रहा है, ये ए और बी एक बार देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने बोला कि द 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 8Ts आर रिप्लेस्ड बाय GCC। तो ये या तो कुछ इन्होंने स्पेसिफिकली जो टर्मिनेटर का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है ये। चलो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या इन्होंने करा है कि
ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये हमने करा ही था कि ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये इजी आपको पता लग जाएगा। जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ट्रिप्सिन कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन, उसके बाद प्रोलीन ही होना चाहिए। काइमोट्रिप्सिन आपका फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बाद कट करता है, उसमें भी प्रोलीन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड है। ये कॉम्प्लीमेंटेशन वाला भी हमने करा था इसके अंदर। ठीक है ना, इसमें जैसे हम माइनस माइनस देखते हैं कि पहले जैसे हमने देखा 1 6 में माइनस है, दूसरे म्यूटेंट में आपने देखा कि 2, तीसरे में आपने देखा 3, फोर्थ में आपने देखा 4, फिफ्थ वाले में 5th। ठीक है, और ये 1 और 6 तो पहले ही आ गया था। तो ये कितने कॉम्प्लीमेंटेशन जो ग्रुप्स हैं, या हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पायसाइनिन प्रोडक्शन, क्योंकि ये एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में आया तो ये एक ही जीन है, तो 5 जीन्स हैं जो हमें इसके लिए चाहिए। अब ये भी एक क्वेश्चन इम्यूनो से रिलेटेड है। इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग न्यूड माइस होता है जिसमें थाइमस नहीं होता। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप ए माइस वर इंजेक्टेड विद टी सेल्स फ्रॉम नॉर्मल माइस, एंड ग्रुप बी माइस आर लेफ्ट अनट्रीटेड। उसके अंदर आपने टी सेल्स नहीं डाले। दोनों ग्रुप्स के अंदर आपने फिर एलपीएस डाला, लिपोपॉलीसेक्राइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding antibody production in groups A and B is most likely to be true? ठीक है, अब देखो क्या ना, एंटीबॉडीज तो देखो बी सेल ने बनानी होती है ना, क्योंकि न्यूड माइस के अंदर तो टी सेल नहीं है। तो वो क्या आंसर दे रहा है कि बोथ ग्रुप ऑफ माइस विल हैव द सिमिलर लेवल ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एलपीएस एज इट इज ए थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन। थाइमस जो होता है ना, वो तो टी सेल्स, एंटीबॉडीज टी सेल थोड़ा बनाते हैं, तो एंटीबॉडीज तो बी सेल्स ने बनानी है। तो और ये जो एंटीजन है वो थाइमस इंडिपेंडेंट है, एलपीएस, क्योंकि लिपोपॉलीसेक्राइड के अगेंस्ट बी सेल्स ने रिस्पॉन्ड करना है। तो दोनों में चलो थाइमस नहीं है, क्योंकि थाइमस में टी सेल की मैच्योरेशन होती है, और थाइमस में आपकी टी सेल की मैच्योरेशन होती है, ना कि बी सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू योर a mutant strain of E. coli having defects in one of the DNA repair pathways were identified. To identify the pathways where mutation occurred, a researcher looks at the following parameters and identify two defect to be in base excision repair pathway. ठीक है, तो जैसे ये बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे है, जिसमें हमने डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की बात करी थी, एपी एंडोन्यूक्लियस की बात करी थी, तो बेस एक्सीशन रिपेयर है। तो वो पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द चेंजेस इन विच ऑफ द अबव पैरामीटर दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, क्योंकि टोपो आइसोमरेज की नहीं हम बात करते, म्यूटेल म्यूटेस की नहीं बात करते, तो जब बेस एक्सीशन रिपेयर में हम एपी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, एक हम किसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये डीएमिनेटेड कुछ नहीं है यहाँ पर, एक हम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एक डीएनए लाइगेज, तो इसके अंदर आपका बी डी और ई ये तीनों बनेंगे आपके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका डीएनए फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड, ये भी हमने डिस्कस किया था। डीएनए फुटप्रिंटिंग इज ए टेक्निक इफ यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या थी, द डीएनए इज लेबल्ड बाय रैंडम प्राइमिंग सो दैट एंटायर डीएनए इज लेबल्ड। सो जो हमने डीएनए फुटप्रिंटिंग जब पढ़ा था, तो उसके अंदर जो डीएनए होता है ना, उसको हम एंड लेबल करते हैं, ना कि उसको हम बेसिकली आपका, मतलब जैसे ऑप्शन यहाँ पे क्या था कि इट इज लेबल्ड बाय रैंडम प्राइमिंग सो द एंटायर डीएनए इज लेबल्ड एंड वन डज नॉट मिस आउट एनी रीजन दैट बाइंड्स विद द गिवन प्रोटीन। तो ए स्टेटमेंट इसमें गलत है,
कि जो डीएनए होता है दैट इज एंड लेबल्ड, इसमें सिर्फ हम एंड लेबलिंग करते हैं। और अब इसमें दोनों दो टाइप की जेल बताई। एक सीक्वेंसिंग पॉलीक्राइलामाइड जेल इज यूज टू रिजॉल्व ऑल द फ्रेगमेंट्स डिस्टिंक्टली, और ए हाइयर कंसंट्रेशन एग्रोस जेल। तो इसमें आप याद रखना, एक तो एंड लेबलिंग करते हैं, और जो जेल हम यूज करते हैं दैट इज योर पॉलीक्राइलामाइड। पॉलीक्राइलामाइड वैसे हम जनरली प्रोटीन्स के लिए करते हैं, बट ए सीक्वेंसिंग पॉलीक्राइलामाइड जेल इज यूज टू रिजॉल्व ऑल द फ्रेगमेंट्स डिस्टिंक्टली। ठीक है। Now this is a क्वेश्चन अबाउट जो हमने यूकैरियोटिक अलोंग इनिशिएशन फैक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, यूकैरियोटिक जो हम इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट इसमें क्या है कि द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 फैसिलिटेट्स करेक्ट रिकग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। दूसरा है EIF2B activates EIF2 by replacing its GTP with GTP। तीसरा है EIF3 binds to the 60S subunit and inhibits its reassociation with 40S। EIF जो 5 है वो 40S 60S subunit and 48S को एसोसिएट कराता है, and the EIF6 binds to 60S and blocks reassociation with 40S। ठीक है, तो ये सब इनिशिएशन फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, तो उनके रोल आपको याद रखने हैं। तो इसमें से आपका जो बी, डी और ई, ये तीनों आपको क्या बता रखे हैं इसके अंदर, ये करेक्ट है। ठीक है, कि EIF2B EIF2 को एक्टिवेट करता है, EIF जो 5 है वो 60S और 48S की एसोसिएशन कराता है, और EIF6 जो होता है वो 60S के साथ बाइंड करता है और 40S के साथ वो रीएसोसिएशन नहीं होने देता। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के इनिशिएशन फैक्टर पढ़े थे हमने यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो 3 ही होते हैं EIF, वहाँ पर तो बेसिकली हम IF1 IF2 और IF3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्री लॉक्सपी। ठीक है, दैट इज फॉर नॉकआउट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉक्सपी जो साइट होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्री क्या करेगा, वो डिलीशन करेगा, इंजर्शन इन्वर्जन करेगा या ट्रांसलोकेशन करेगा। अब उसने कहा कि जो नॉक आउट द P53 जीन फ्रॉम द माइस लंग्स एंड इम्यूनोब्लॉट एसेज वर कैरिड आउट, द फॉलोइंग assumptions वर मेड, the LOXP system did not work since the recombinase was not functional, the LOXP sites were introduced under a promoter specific for lungs। ठीक है, सी स्टेटमेंट क्या आपकी, द टिश्यू स्पेसिफिक promoter selected was of prostate gland। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द माइस डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग knocked out of P53 and the knocked out mice developed mutagen induced tumors in the prostate gland more rapidly than in the lungs। Which one of the following correct combination of above assumption? अब इसमें अगर आप जो इम्यूनोब्लॉट है P53, अगर आप देख लो तो कंट्रोल लंग्स और प्रोस्टेट के अंदर P53 का लेवल कम है, बीटा ट्यूबलिन का लेवल कंट्रोल लंग्स प्रोस्टेट में ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ अबव एजम्पशन। तो पहली स्टेटमेंट तो इसमें गलत है, क्योंकि लॉक्स पी सिस्टम ने वर्क किया है तभी हम P53 को नॉकआउट कर पाए हैं। ठीक है,
बट वो नॉकआउट मेनली कहाँ पर हुआ है, प्रोस्टेट में। द लॉक्सपी साइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर ए प्रमोटर स्पेसिफिक फॉर लंग्स। नहीं, क्योंकि लंग्स में से तो वो नहीं रिमूव कर पाया। हाँ, ये कह सकते हैं कि द टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर सेलेक्टेड वाज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से ही P53 को रिमूव करा है, तो सी तो सही है। द माइस डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग नॉक्ड आउट ऑफ P53। और एक उसने क्या लिखा है, द नॉक्ड आउट माइस डेवलप्ड म्यूटाजन इंड्यूस्ड ट्यूमर्स इन द प्रोस्टेट ग्लैंड मोर रैपिडली। हाँ, ये आप कह सकते हो, डाइट का तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, प्रोस्टेट के अंदर P53 नहीं है ना, तो P53 क्या करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है। तो एज कम्पेयर टू लंग्स, क्योंकि उसके अंदर तो P53 है, तो जो नॉकड आउट माइस है, क्योंकि माइस के प्रोस्टेट के अंदर जैसे आपने म्यूटाजन दिया, तो प्रोस्टेट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें सी और ई बनेगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपका दैट इज रिलेटेड टू योर ड्रोसोफिला। तो ये आप देखना इसके अंदर की इन्वर्जन उसने बता रखा है, और अलग अलग टाइप के आपको जीन्स दे रखे हैं, पोजीशन इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी हमने ट्राई करा था। यू हैव प्यूरिफाइड एन एंजाइम दैट हैज a molecular weight of 60 Dalton. You run this protein on an SDS page gel. Which of the following statement is valid for quaternary structure? अब वही है ना, एक 30 का आया है और एक 10 का बैंड आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर एक सब यूनिट 30 किया है और 3 सब यूनिट 10 किया है, तभी वेट आपका क्या बनेगा, 60 किलो डाल्टन। ठीक है, अब ये दिस इज रिलेटेड टू पेट स्कैन। और ये आपका जो अब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हो, C2 साइकिल, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो आप पढ़ते हो कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो जो भी रिएक्शन होती हैं उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए, जो कि आपके December 23 में आए थे। ठीक है, तो बाकी और भी कुछ क्वेश्चन जो हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, वो आप ट्राई करना, अगर वो नहीं होते तो वो आप फिर टीचर के साथ डिस्कस कर लेना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट जो 23 मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपके पार्ट सी के क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस किए।